नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग बाइट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 3 अगस्त की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है, एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है। क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला एकल छूट क्या होगी? देखो, तो एकल छूट निकालनी थी, सिंपल सा फार्मूला a प्लस का b माइनस ए बी अपॉन 100 होता है, तो सिंपल लगा देना था। इसको तो ओरल ही कर लेना था। 10 गुणे में 10 बटे में ये 100 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 20 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आसान सवाल था। अगला सवाल, दो समांतर रेखाएं P और Q वृत्त को स्पर्श करती हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो देखो, यहाँ पर रेडियस तो आप आसानी से बता देंगे कि कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये याद होना चाहिए। अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर यानी कि परिधि का मान होगा 44, एरिया होगा 154। अगर ये 14 हो गया, ये 88,616, ये एटलीस्ट ये याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, समांतर रेखाएं बोल दी, तो समांतर रेखाएं यानी कि वो कहीं पर एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। तो एक तो इस तरीके से जाएगी, एक इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये हो गया हमारा P और Q। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका व्यास, यानी कि 7 गुणे में 2 कर देंगे तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर आंसर। अगला सवाल, मोहन ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% की दूरी 90 की चाल से, 45% दूरी इतने की चाल से और शेष दूरी इतने की चाल से तय करता, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बतानी थी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला सिंपल सा होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो, टोटल डिस्टेंस हमने 100 मान ली, एक क्या 30%, एक 45, तो 40, 30, 70, 70, 5, 75, तो बची कितनी? 25। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने ये लिख दी। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो भैया हमें करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस 45 बटे में 135 प्लस 25 बटे में 75। यहाँ से करेंगे 25 यहाँ 75 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, यहाँ से 3 बार चला गया। यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो 3 बटे में 3 नीचे आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1 और 100 बटे में 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 100। अगला सवाल, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, हमको शेषफल दे दिया था 46, यानी कि शेषफल यहाँ पर आ जाता है, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक, यानी कि ये 5 गुना कर देंगे तो ये हो गया। भागफल का 10 गुना था, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 46 गुणे में 5 बटे में 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये अपने आप से 10 गुना बन गया। अब हमें भाज्य निकालना, तो भाज्य निकालना तो 46 गुणे में 5 गुणे में 23 और प्लस में 46, तब हमारा ये निकल के आ जाएगा क्या? भाज्य। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 23 के 46 ले लो एलसीएम, तो 23 बन जाए 115 प्लस का हो गया 1, तो ये हो जाएगा 46 गुणे में 116, यानी कि यहाँ पर देखो 6 36 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। तो ये 42 वाला तो आ नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल अगर हम करते हैं 44 गुणे में 11 110, तब भी तो देखो उससे ज्यादा पहुंच रहा है। तो ये तो यहाँ से हटा दें, बिल्कुल हटा दो, तो आंसर लगा दो, क्योंकि यूनिट डिजिट में हमें 6 गुणे 6 चाहिए। अगर मान लो डायरेक्ट गुणा करना ही है तो फिर भी वो भी आसान है। 6 36 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, फिर 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 और 6 30 और 3 33 की 3 हो गया, हाथ से लगा 3 हो गया, 6 एकम 6 और 4 एकम 4, 6 4 10 3 13 की 3, हाथ से लगा 1 हो गया, और फिर 4 एकम 4 1 5, आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, नीचे लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस का 17 गुणे में 7। तो इसका फार्मूला खोलोगे तो 17 प्लस का 7, ब्रैकेट में जो भी आएगा वो नीचे लिखा बिल्कुल सेम होगा, तो 17 और 7 24, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को करने के लिए आपको कुछ रिजल्ट पता होने चाहिए। क्या चीज? a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा बराबर में x है, और आपको दिया हो b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा बराबर में y। तो हमेशा याद रखें, क्या? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब ये चीज आपको कैसे पता लगेगी? इसका होल स्क्वायर करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, उसके बाद आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखना, a और b का मान क्या दिया था? यहाँ पर a बराबर 1 दिया था, यहाँ पर भी b बराबर
1 दिया था। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1 प्लस का 1 बराबर में एक्स स्क्वायर का मान 1/29 का स्क्वायर, इधर हो गया प्लस में बाई का स्क्वायर, तो 2 माइनस का 1/841 बराबर में हो गया 22 स्क्वायर। तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16 माइनस का 1 बटे में 841 बराबर में 22 स्क्वायर हो गया। यानी कि हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो क्या गया 1681 बटे में 841 हो गया। दोनों तरफ रूट लेंगे तो बाई बराबर 41 बटे में 29 हो गया। मुझे तो याद है 41 का, अगर आपको याद नहीं है ना तो यहाँ पर देखो ये तो पता था पक्का कि स्क्वायर रूट में आना ही पड़ेगा, रूट से बाहर निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता सवाल। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 16 25 से कितना कम है, 9 कम है, यानी कि 50 से 9 कम कर दिया 41 का स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 50 के पास 41 का स्क्वायर निकालना, तो 41 9 से कितना कम है, सॉरी 50 41 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 ने 81 और फिर उतना ही जितना कि 41 कम है उतना 25 से कम करके यहाँ पर लिख दो, आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर बचा क्या, सिंपल सा, इसका मान 1/29 था और इसका मान हमने देखो बाई बराबर निकाल लिया जो कि ये था, तो यहाँ पर बटे में कर देंगे, 41/29 हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1/40। ठीक है, अगला सवाल करें, चलो। अब इसमें देखो चतुर्थ समानुपाती, हमें पता है इन दोनों का गुणा होना है और 24 से भाग होना है, तो 24 पंजे 120 होता है, तो 5 इसमें था, आंसर लगा दो। अगर उन्हें पॉइंट की वैल्यू इज्जत थी ना तो ऐसे लिख देते ना 550 0.5, तब तो ठीक था, तब तो हम इसमें जीरो का मतलब जो पॉइंट है ना उसकी वैल्यू देते। जब उसने ऑप्शन ही ऐसे दे दिए तो भैया हमें क्या पंचायत है, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो ये चीज डायरेक्ट याद रखो, दोनों का गुणा होकर तीसरे से भाग हो जाए। एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है। क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो एक चीज हमेशा हमने बताई है, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हानि वाला आ जाएगा या प्रॉफिट वाला, जो कुछ भी दिया हो वो मार्क प्राइस के नीचे, तो हानि हो रही 70 है। अब जो भी छूट था वो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस के नीचे, तो 40% छूट 60 हो गया, तो कितने की 10, 10 बटे में 60 गुणे में 100 कर दो, तो 10 छक्के 60 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 पंजे 10, 16 से 2/3 आंसर हो गया। अब ये चीज पता तो होगी ना भाई, मार्क प्राइस पे हमेशा छूट दी जाती है, यानी कि 60% हो गया, ये क्या बन गया सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस पे उसका हानि परसेंटेज वाला भी लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ से रेशियो बनाओगे तो यही निकल के आएगा। अगला सवाल, अब इस सवाल को बेसिक से बनाने जाओगे टाइम लगेगा ना, आर को कर दो 0, तो ये वाला पूरा टर्म खत्म हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर 1 हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों का नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए और उसे कितने चाहिए होंगे। तो सिंपल सी बात है, 12 है तो 4 पंजे 20, 4 3 12 हो गया, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया, और 23 पंजे 115 हो गया। 69 से डिफरेंस कर देंगे, 15 से 9 गया 6, एक ही यूनिट डिजिट से काम हो गया। ठीक है, तो आपको बेसिक पे कमांड होनी चाहिए, आप कैलकुलेशन ऐसे ही कर ले जाएंगे। 4 3 12, 4 पंजे 20 हो गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 23 पंजे 115, और पहले कितने थे 69 थे, तो मैंने वो घटा लिया, तो आंसर आ जाएगा 46। अगला सवाल, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी सिंपल सी, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखो 6 2 8 तीसरी से बड़ा है, नहीं है। यहाँ पर 9 6 15 तीसरी से बड़ा है, 8 6 14 9 से बड़ा है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर करेंगे 100 और प्लस 200 300 हो रहा है, और ये तो बराबर हो गया, ये भी कैंसिल कर दो। यहाँ पर करेंगे ये 35 हो जाएगा, 11 से बड़ा है, इनका सम कर देंगे तो 36, ये भी 10 से बड़ा है, लेकिन इनका सम करोगे तो ये 21 हमारा बड़ा है, 25 से नहीं बड़ा है, तो ये भी कैंसिल। यानी कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का सम होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ा, तो ये चीज याद होनी चाहिए आपको, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत बेसिक है। एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने पर बेचने हुई हानि के बराबर है। लाभ 30% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर कोई भी चीज ऐसी ना बोला जाए कि लाभ हानि का 3 गुना, लाभ उसका 4 गुना, तब नॉर्मल है बिल्कुल सवाल। तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और बटे में 2 कर देना, ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे, या इधर तो काट लो, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8,
6 4 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 2 और 2 4, 5 3 8, 30% का प्रॉफिट, तो 130% निकाल लो। ये कैंसिल आउट हो गया, 13 चौकू 52, 13 अट्ठे 104 और 5 109 हो गया। अब ये आता कहाँ से, ये तो आपको पता होगा। जैसे मान लो अगर पहली कंडीशन में प्रॉफिट निकालते तो 1032 माइनस का कॉस्ट प्राइस करते, और फिर अगर हानि वाले में जाते तो कॉस्ट प्राइस माइनस का 648। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपका जो मैंने इसको डायरेक्ट किया वही चीज आती है। अगला सवाल, अब ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन इधर उसको चेंज करके लिखा गया, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बीटा, और ये टेन वाले का है तो टेन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, आंसर 1। फार्मूले तो याद होंगे ना, याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो कब तक आप बेसिक से ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग भी हो सकती है, कोई दोहराए नहीं। देखो आपने अगर 90 रख दिया तो यहाँ पर क्या बना देगा, ये तो अपोजिट बन गया, तो यहाँ पर तो काम चलेगा नहीं, यानी कि 45 रख दो। 45 रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस का 1 लिख दें, b बराबर पे 45, तो 2 माइनस का 1 हो गया, इधर भी 2 माइनस का 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू में 1, तो क्या आंसर 1 आ। ठीक है, हो जाएगा। फार्मूला भी आसानी था। राजेंद्र अपनी यात्रा की आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है, और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या है। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला देख चुके हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इतना लिखा मेरे दिमाग पहुंचा इस पे आधी दूरी। अब एक चीज बताओ, एक जगह आधी दूरी फिर आधी दूरी और चला होगा तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, तो इसके लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस का y होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और दो स्पीड की बात हो। तो 40 गुणे में 60 बटे में 100 हो गया, 0 से 0 काट दो, 6 चौक 24 दूनी 48 आंसर। अगला सवाल, दिए गए दोनों वर्षों में कॉलेज में मानविकी चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या इतनी थी। 2021 में 2022 तक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना था। अब इस सवाल में क्या था, इन्होंने यहाँ पर लिखना था कि ये केवल ह्यूमैनिटीज का ही बात कर रहे हैं, यानी कि मानविकी की, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। तो जनरली क्या करेंगे, टोटल 2021 का करेंगे, 2022 का करेंगे, फिर दोनों में देख लेंगे कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने इंडिविजुअल जिसकी बात की है ना सवाल में, उसी से उन्होंने किया, यानी कि 86.4 ये था। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, एक आध सवाल ऐसे होने चाहिए जो आपको ना दिखे। ठीक है, अब इनका डिफरेंस 6 से 4 गया 2 हो गया, फिर 13 बचा, 13 से 6 गया तो 7 हो गया, और फिर बटे में आ जाएगा 86.4, इंटू में हो गया 100, तो 8 ने 72 हो गया, इधर 8 एकम 8, 0 8 8 64 हो गया, इधर और काट लो तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया, इधर करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इधर 9 तियां 27 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 25 बटे में 3 हो गया, तो 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, फिर 3 तिरका 9, तो आंसर आ गया 8%। अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा आ जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, 9%, तो आंसर 8। अगला सवाल, 2 पहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल केंद्रीय कोण बताइए। 2 पहिया वाहन, ये रहा 2 व्हीलर, यानी कि ये 15, यानी कि 100 का मान हमें पता है 360 डिग्री है, तो 15 का पूछा गया है, तो यहाँ पर 15 छक्का 90, 15 तियां 45 होना, 54 डिग्री आंसर। अगला सवाल, अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों को इसी क्रम में 6, 5 और 8 का भार देता है, उसका लाभ भारित औसत क्या होगा। तो सिंपल सी बात ये है, वो ये देखो यहाँ पर 1-1 की क्वांटिटी चल रहा था, अब वो इस हिसाब से चलना चाहता है। अभी देखो 0 को अभी पेंडिंग करके रखते हैं, ठीक है, यहीं से करते हैं, ये 5 हो गया, यहाँ पर 10 गुणे में 8 हो जाएगा, वो इस तरीके से कहना चाह रहा है। 1000 कॉमन मान लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल भाग कितने का करना है, 6, 5, 11, 11 और 8, 19 का भाग हमको करना पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखो 1 0 और बाहर ले सकते थे, चलो ले लेते हैं। 6 पंजे 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 8 हो गया, 10 8 18, 18 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 48 बटे में 19 हो गया, और यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3 4 0। अब यहाँ से काट लेते हैं, 19 दूनी 38, बचा कितना है, 10 बचा है ना, ठीक है, 19 पे ना 95, 25 आया, तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब 5 बचा होगा, 19 दूनी 38, 12 बचा, 12 का मतलब 120, 19 छक्का 114 हो गया, 26 आ गया, यानी कि 2526, 2526, एक ऑप्शन और चला गया, यानी कि यहाँ पर एक और चेक करना है। तो 19 छक्का 114 करेंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 का मतलब 60 बचा, तो 19 तियां क्या हो गया, 57 हो गया। जैसे ही इतना मिला आंसर लगा दो बस। अगला सवाल,
20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वृत्त के केंद्र से 29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। बिंदु एक्स से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? तो 20, 21, 29 आंसर आ गया। इससे आसान सवाल ही नहीं हो सकता। तो ये 29 हो गया और ये आपको 20 दी गई थी, स्पर्श रेखा की लंबाई 21 पाइथागोरस से। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन बताइए। तो देखो, जिस कमरे में बैठे हो उसमें कितना बड़ा घन आ सकता है ये सोचो बस। उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी? उसकी भुजा के बराबर होगी, यानी कि रेडियस क्या होगी? 7/2 होगी। अब आयतन निकालना था तो 4/3 पाई मतलब 22/7। RQ का मतलब हो गया 7/2। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 7×7 = 49 हो गया। तो 22 ने में 198 हो गया, या तो ये कट जाएगा ना अभी। तो फिर यहाँ से करेंगे 9, 9 4 13 हो गया, 5 हो गया, बटे में 3 हो गया। तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, फिर 2 बच गया, 3 नेम 27 हो गया, 179 मिल गया आंसर। अगला सवाल, कितने छात्रों ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर देखो 100 का 70% क्या होता है? 70 होता है। इससे अधिक वाला पूछा गया, तो 1 2 3 4। अगला सवाल, एक त्रिभुज DEF में DP कोण D का समद्विभाजक है जो P पर EF से मिलती है। DE 14 है, DF इतना है, EF इतना है, तो EP का मान बताना है। तो यहाँ पर देखो DEF में ये D हो गया, ये E हो गया, ये F, ठीक है। D का समद्विभाजक है, यानी कि समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब यहाँ पर देखो DE दिया गया था 14, DF दिया गया था 21, EF दिया गया था 9। बहुत बढ़िया बात है। तो EP का मान निकालना था। तो देखो भाई, हमें एक चीज पता है, समद्विभाजक वाली प्रॉपर्टी में DE/EP बराबर क्या होता है? DF/ में PF हो जाएगा, ठीक है। नौकरी के बाद PF तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा। अब सबके मान रख दो। देखो DE कहाँ पर है भाई? 14 है। EP नहीं पता है अभी के लिए। DF आपको पता है 21। अभी ये PF नहीं पता है, नौकरी के बाद पता लग जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियां 21 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PF/EP बराबर में 3/2। तो हमारे हिसाब से टोटल 5 है, यानी कि 5 बराबर 9 दिया था, 2 बराबर निकालना था। तो इधर करेंगे तो 9 दूनी 18/5, तो 5 तियां 15, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो बिल्कुल आसान है। एक बार स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, तो 4 चौको 16 से 2 गया 14 हो गया, 14 गुणे में 1/2 हो गया, तो आंसर 7। अब इसको बेसिक से करवाने की जरूरत नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि बतानी है। अब यहाँ पर देखो, कभी भी समय में 1 साल का डिफरेंस मिल जाए तो क्या करो? डायरेक्ट इनका डिफरेंस करो। 0 हो गया, 4 से 2 गया 2 हो गया, 3 से 1 गया 1 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया, और बटे में ये कर दो और इनटू में 100 कर दो। ये क्या हो जाता है? ये आपका तुरंत प्रिंसिपल की तरह काम करने लगता है। जब आप फार्मूला लिखेंगे ना, तब आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। ये 3 साल का हो गया, इधर करेंगे 1 प्लस का R/100, ये 2 साल का हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाती सारी चीजें, बचेगा क्या? 1 प्लस R/100। यानी कि अगर मान लो 5% रेट दे दे तो 100 से 105 चीज हो रही है, तो ये तो तुम्हारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट की तरह काम करेगा। आप समझ गए होगे। तो यहाँ पर करेंगे, ये 0 से 0 काट लो, और इसके बाद अच्छा यहाँ पर 1220 होगा। भाई हम कहे कि कुछ तो कुछ ना कटना चाहिए, कट ही नहीं रहा यहाँ पर। तो 2 छक्के 12 हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, इधर करेंगे 2 तियां 6 हो गया, 0 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 610 और 00/306। अब ये देखो कट तो रहा नहीं एग्जैक्टली, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पूरा करने की कोशिश बजाय हम इसको शॉर्ट में लेकर चलेंगे। मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है। 20% रेट यहाँ से ओरिजिनली मान ली, यानी कि अगर कोई चीज 100 रही होगी, यहाँ पर कितनी हो गई? 120 हो गई 1 साल में। तो यहाँ से अगर रेशियो बनाएंगे तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी कि 2 साल का लिखते तो 36, यहाँ पर क्या आ जाता? 25 आ जाता। इसी 36 का मान दिया गया था 6120, और यहाँ पर निकालना था हमें 25 का मान। तो यहाँ पर 12 तियां 36 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, और फिर 12 एकम 12 हो जाएगा, और 0 हो गया। अब यहाँ पर गुणा कर देते हैं, या तो ये कट जाएगा। अभी 17 तियां 51, 0 कर दो, तो 0 हो गया। 17 पना 50, यहाँ से लगा 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो 4250, यानी कि इसके समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4250 यहीं पर है बस।
बाकी ये देखो कैलकुलेशन काफी थी इसमें, बस ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। एग्जैक्ट अगर निकालने जाओगे ना तो भैया बहुत कैलकुलेशन होने वाली है इस सवाल में। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। बबीता दीपक से इतना गुना अधिक कुशल है, साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? अब यहाँ पर देखो बबीता और दीपक, यहाँ पर अगर मान लो ये होता 100 तो ये 125 आ जाता, तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। अब ये हो गई इफिशियंसी, दोनों मिलकर यानी कि 9 की इफिशियंसी से 40 दिन में काम करते, लेकिन दीपक को अब अकेले करना, तो 4 से भाग कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 90। अगला सवाल, कॉट बी बराबर इतना दिया गया था, तो 8 15 17 ये आपको पता होना चाहिए था। बी ये आपका ये हो गया, और होता क्या है, आधार बटे में लंब होता है, तो 8 15 17 ये हो जाएगा। तो सेक बी का मान क्या हो जाएगा? 17 बटे में 15। टेन बी का मान 8 बटे में 15, तो 8 7 15 25 बटे में 15, तो 55 25 5 15 आंसर। ठीक है, चलिए फिर आपकी 3 की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।